सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मैजिक बुक एजुकेशन में। आज जैसा कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई फरवरी से एग्ज़ाम को कंटिन्यू कराने वाली है। आप सभी के जो एग्ज़ाम होंगे वो फरवरी से होंगे, बोर्ड के क्लास 12 के। सो उसी के टर्म में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो मैंने मनी एंड बैंकिंग के चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो भी मिल जाएगी आप लोग को, वहाँ से इंपॉर्टेंट जो क्लासेज हैं उसकी वीडियो मिल जाएंगी। और मेक श्योर करें कि आप इंग्लिश की भी वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि वो भी साथ साथ अपलोड हो रही है। आज हम जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं वो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, यानी आज हम पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट को। तो चलिए शुरू करें। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड होता क्या है। देखिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड होता क्या है कि जो डिफरेंस होता है इम्पोर्ट ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज एंड बिटवीन एक्सपोर्ट ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब किसी भी इकोनॉमी में एक्सपोर्ट जो होता है उसमें से अगर आप इंपोर्ट को माइनस कर देंगे तो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड आ जाएगा। देखिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है ये एक्सपोर्ट वैल्यू में से माइनस कर देते हैं इंपोर्ट वैल्यू को। सिर्फ टेंजिबल एंड विजिबल एसेट्स, मतलब ये सिर्फ गुड्स होगा जो कि आप जिसको आप देख सकते हैं, सिर्फ उसी को इसमें इंक्लूड किया जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड में। और ये काफ़ी ज़्यादा नैरो कॉन्सेप्ट होता है एज़ कम्पेयर टू बैलेंस ऑफ पेमेंट में, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में हर तरह की एक्टिविटी को एक कंट्री में जो घटती है उसको लिखा जाता है। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा ये नैरो कॉन्सेप्ट होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले तरीके पे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या-क्या हो सकता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस में कब होगा? जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा इंपोर्ट से। डेफिसिट में कब होगा? जब इंपोर्ट ज़्यादा होगा एक्सपोर्ट से। और इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बराबर होंगे। सो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिएगा। चलते हैं अगले तरीके से, बैलेंस ऑफ पेमेंट किसे कहते हैं इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट के पहले डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद से हम समझेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन स्टेटमेंट दैट रिकॉर्ड्स ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ एन इकोनॉमी विद द इकोनॉमिक कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट हम उसे कहते हैं, एक स्टेटमेंट, एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि एक इकोनॉमी की सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करती है उसके और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में। बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? पहला कंपोनेंट होता है विजिबल आइटम, दूसरा कंपोनेंट्स होता है इनविजिबल आइटम्स। चलते हैं, जो तीसरा कंपोनेंट होता है आपका कैपिटल ट्रांसफर्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। एक एक करके इन सारी चीज़ों को देखेंगे। मैं ज़रा पेन का कलर चेंज कर लूँ, एक सेकेंड। पेन का कलर रेड कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मोटा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सो हाँ, तो अब डिस्कशन शुरू करते हैं हम लोग अपना। देखिए, जो विजिबल आइटम, ये विजिबल आइटम है, इसको मेक श्योर ये विजिबल आइटम्स है। चलिए शुरू करें। इट विजिबल आइटम्स कैसे कहते हैं हम लोग? सबसे पहले, इट इंक्लूड्स ऑल द टाइप ऑफ फिजिकल गुड्स एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड फ्रॉम अ कंट्री टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अ गुड्स विच सीम्स टू बी क्रॉस द बॉर्डर इट्स कॉल्ड विजिबल आइटम। मतलब हम विजिबल आइटम किसे कहते हैं? वो हर एक तरीके के फिजिकल गुड्स गुड्स जो कि एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होते हैं एक कंट्री से दूसरे पूरे विश्व में। और हम इसको पहचानेंगे कैसे कि ये विजिबल आइटम कैसे हैं? जो कि आपको दिखे कि ये बॉर्डर क्रॉस कर रहा है। सो दैट इज विजिबल आइटम्स, जो कि कंपोनेंट्स हैं ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। चलिए शुरू अगले पार्ट पे चलते हैं कि इनविजिबल गुड्स क्या होता है। इनविजिबल गुड्स विच इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज। दीज आर इनविजिबल लाइक बैंकिंग सर्विसेज, शिपिंग सर्विसेज एंड एक्सेट्रा, इंश्योरेंस सर्विसेज वगैरह वगैरह। जो भी इनविजिबल गुड्स क्या होते हैं? ये सर्विसेज होते हैं। आप किसी को सर्विस देते हैं, जैसे बैंकिंग सर्विसेज होती हैं, ये आपको दिखती नहीं है पर होती तो हैं। और शिपिंग सर्विसेज भी होती हैं। सो ये जो कि आपको दिखे ना बट होती तो हैं, ये एग्जिस्ट तो करती हैं। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स क्या होते हैं? जो कि दीज आर द वे वन वे ट्रांसफर ऑफ मनी एंड गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। दीज आर ट्रांसफर्स फॉर फ्री, जस्ट लाइक गिफ्ट, ग्रांट एंड डोनेशन। सो गिफ्ट की तरीके से, मतलब भारत ने मान लो किसी को गिफ्ट किया, कुछ भी गिफ्ट किया, सो और या भारत को किसी ने गिफ्ट किया, सो ये वन वे ट्रांसफर होता है। इसको आपको लौटाना नहीं होता है। बाकी सारी चीज़ों में आपको पे करना भी, या तो इनविजिबल अगर किसी को आप सर्विस दे रहे हो तो उसके बदले में आपको पे करना पड़ेगा, ले रहे हो तो उसके लिए भी आपको पे करना पड़ेगा। और जो ये आपको दिख रहा है ये भी, इसमें भी खरीदा या लेन देन होती है, बट यूनिलेटरल ट्रांसफर में कोई खरीदारी या लेन देन नहीं होती है। ये वन वे जो होता है ट्रांजेक्शन होता है। अगला है आपका कैपिटल ट्रांसफर्स। सो कैपिटल ट्रांसफर्स क्या होता है? ये दोज ट्रांसफर्स विच कनेक्टेड विद द कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट, दिस इंक्लूड कैपिटल ट्रांसफर। मतलब जस्ट लाइक एसेट लाइबिलिटी, जो कि बड़े बड़े कैपिटल ट्रांसफर्स, किसी देश के किसी कंपनी के शेयर वगैरह, ये सारी चीज़ों को हम इसमें इंक्लूड करते हैं जो कि कैपिटल ट्रांजेक्शन्स के पार्ट होते हैं। चलते हैं अगले पार्ट पे। क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट हैव अ टू अकाउंट्स? बैलेंस ऑफ पेमेंट के कितने अकाउंट होते हैं? एक बार मैं कलर और चेंज कर लेता हूँ क्योंकि दिख नहीं रहा है अच्छे तरीके से। सो
थोड़ा सा थिकनेस पेन की बढ़ा देते हैं, 1 कर देते हैं और पीला कलर का हम ले लेते हैं। चलिए, सो हम कहाँ पे थे? हाँ, तो देखिए आप जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 अकाउंट्स, ये तो और नहीं दिख रहा है, इसको भी चेंज कर लेते हैं। प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है आज तो, रेट को ही रखते हैं। और एक सेकेंड गाइस, सॉरी फॉर दिस। सो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के। पहला करंट अकाउंट इन बीओपी। करंट अकाउंट हम किसे कहते हैं बीओपी में? इट इज़ दैट अकाउंट ऑफ बीओपी व्हिच रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। मतलब करंट अकाउंट में किस किस चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, जो कि हमने ऊपर पढ़ा था कि हम करंट अकाउंट में विजिबल गुड्स को रखेंगे, इनविजिबल गुड्स को रखेंगे और यूनिलैटरल ट्रांसफर्स को रखेंगे। लेकिन हम कैपिटल अकाउंट में सिर्फ इट इज़ द अकाउंट इन बीओपी विच रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ अ कैपिटल ट्रांसफर्स, जस्ट लाइक शेयर्स को हम इसमें लिखेंगे, लाइबिलिटीज़ को इसमें लिखेंगे, इन सारी चीज़ों को हम किस पे लिखेंगे? कैपिटल बीओपी मतलब कैपिटल ट्रांजैक्शंस पे लिखेंगे। यानी जो हमने कंपोनेंट पढ़ा था इसमें सिर्फ कैपिटल ट्रांसफर्स होगा, ये सिर्फ हम किस में लिखेंगे? यानी कैपिटल अकाउंट जो होगा बीओपी का उसमें लिखेंगे। करंट अकाउंट में हम लोग क्या-क्या लिखेंगे? विजिबल गुड्स को, इनविजिबल गुड्स को, उसके बाद से यूनिलैटरल ट्रांसफर्स को। मतलब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स एंड सर्विसेज हो गया आपका विजिबल गुड्स हो गया, जो कि विजिबल गुड्स हो गया, गुड्स जो हो गया विजिबल गुड्स हो गया, सर्विसेज जो हो गया ये आपका इनविजिबल, और यूनिलैटरल मतलब आपका थर्ड कंपोनेंट जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का था। अब चलिए एक एक करके हम कंपोनेंट को पढ़ते हैं। सबसे पहला कि कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ, हाँ, कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट। एक एक करके हम सारे कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे, क्या क्या अफेक्ट होगा करंट अकाउंट पे, उन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। सबसे पहला कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ अ गुड्स, मतलब जो पहला था इट रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ टेंजिबल गुड्स लाइक मशीनरीज एटसेट्रा विच आर विजिबल। मतलब हम इसमें क्या रिकॉर्ड करते हैं जो कि हमको विजिबल हो, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ अ विजिबल गुड्स दैट इज मशीनरी। मशीनरी हमको दिखती है, इसके इंपोर्ट और इंपोर्ट को हम लिखते हैं। अब चलिए इस पे अफेक्ट क्या क्या पड़ता है। जितने भी एक्सपोर्ट्स होते हैं ऑफ ऑफ गुड्स, मतलब जितने भी एक्सपोर्ट्स होंगे गुड्स के, वो क्रेडिट में लिखे जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास इन टर्म्स ऑफ जितने भी एक्सपोर्ट होंगे, जैसा कि मान लो आपने किसी कंट्री को मशीनरी बेची, जब मशीनरी बेचेंगे तो इसके टर्म्स में आपको कुछ पैसे मिलेंगे। तो पैसे क्या होगा, वो आपकी इकोनॉमी में आएगा, सो वो प्लस आइटम होगा। और जो कि इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डॉलर में आपको पेमेंट करेगा, सो आपके कंट्री में इनफ्लो होगा, सो इसलिए हम इसको क्रेडिट आइटम में लिखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही हम किसी की सर्विस लेंगे, यानी हम किसी से मशीनरी जो होगा वो इम्पोर्ट करेंगे, जब हम मशीनरी उससे इम्पोर्ट करेंगे तो हमको क्या होगा, हमारे पास से रुपया जाएगा इन फॉर्म ऑफ रुपया जाएगा किसी और कंट्री के पास, सो ये हमारे पास से क्या होगा, ये हम लिखेंगे इसको डेबिट आइटम, मतलब फॉरेन एक्सचेंज हमारे यहाँ से कम होगा। सो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई। अब चलते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ अ सर्विसेज। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ अ सर्विसेज में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं इसको पढ़ देता हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा पॉइंट है, इसको भी समझ में आना चाहिए आप सभी को। इट रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ अ सर्विसेज दैट इज इनविजिबल आइटम्स विच इज नॉट सीम्स टू बी क्रॉसिंग द बॉर्डर। मतलब जो बॉर्डर को क्रॉस करते हुए आप सभी को ना दिखे सर्विसेज, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था। सर्विसेज आर स्प्लिटेड इनटू 2 पार्ट। इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला फैक्टर सर्विस होता है, दूसरा होता है नॉन फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज इन्वॉल्व्स पेमेंट इन टर्म्स ऑफ इनकम like compensation of employee. Non-factor services like shipping, insurance, banking involve payment in terms of revenue. So अब देखिए मैं इसको ज़रा क्लियर कर देता हूँ, फैक्टर सर्विसेज क्या होता है। फैक्टर सर्विसेज का मतलब ये होता है जैसे कि आप किसी से ओला, या आपके पास एक कार है आपने उसको ओला में कर दिया, सो वो आपका नॉन फैक्टर सर्विसेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उस गाड़ी को ओला में दे रखा है, उसके बदले में आपको कुछ रेवेन्यू आ रहा है। लेकिन जब आप खुद मिलकर काम करते हो, किसी के गाड़ी के ड्राइवर हो जाते हो, सो दैट इज कॉल्ड फैक्टर सर्विसेज। अब देखते हैं इसमें इसमें अफेक्ट क्या पड़ता है बीओपी में, यानी करंट अकाउंट में, बीओपी के करंट अकाउंट में क्या क्या पड़ता है। जितने भी एक्सपोर्ट्स होंगे सर्विसेज के, उसको हम क्रेडिट में लिखेंगे क्योंकि ये इनफ्लो ऑफ फॉरेन है। मतलब अगर आप किसी को सर्विस दोगे, मतलब आप किसी को सर्विस बेचोगे, तो सबसे पहले आपके पास क्या होगा, एक इकोनॉमी में पैसा आएगा, और ये इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे प्लस आइटम में, मतलब क्रेडिट आइटम में। जैसे ही आप किसी से सर्विस लोगे, यानी मतलब सर्विसेज फैक्टर या नॉन फैक्टर सर्विसेज लोगे, तो आप किसी को सर्विस दोगे,
मतलब आप उससे सर्विस खरीदोगे तो अब इस टर्म्स में आपके पास पैसा जाएगा या आउटफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का, इसलिए हम इसको डेबिट आइटम में लिखेंगे। अब चलते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर्स में। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स वैसे ही है, सेम टू सेम, इट इज ऑल्सो रिकॉर्ड इन अ करंट ट्रांसफर्स, इट रेफर्स टू अ ट्रांसफर्स ऑफ फॉर फ्री, जो कि फ्री में होते हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स होते हैं। बाय द वे इट्स अ gift, grant and donation etc. So receipt of unilateral transfers are recorded as credit item। अगर आपको मिले तो आप उसको क्रेडिट आइटम में लिखेंगे, जैसे ही वो आपके पास से, यानी वो प्लस होगा क्योंकि वो इनफ्लो कर रहा है फॉरेन एक्सचेंज का। यूएसए ने अगर मान लीजिए आपको ग्रांट किया है कुछ भी, तो वो आपको प्लस आइटम में लिखेंगे, क्योंकि वो आपको डेबिट क्रेडिट आइटम में लिखेंगे, क्योंकि वो आपके पास इनफ्लो पैसे के रूप में आपके पास आया है। जैसे ही आप किसी को दोगे, सो वो डेबिट आइटम में लिखेंगे, क्योंकि इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है कंट्री से पैसे का, तो इसलिए हम उसको वहाँ पे रखेंगे। अब पढ़ते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। तो कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी, इट इज दैट अकाउंट ऑफ बीओपी विच रिकॉर्ड्स ऑल सच ट्रांजेक्शंस बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। एक भारत से दूसरे देश में मतलब पूरे सारे विदेशों में, जो कि चेंज करता है भारत की कैपिटल एसेट्स में या फिर लाइबिलिटीज में ऑफ अ कंट्री एंड द रेजिडेंट्स ऑफ अ वर्ल्ड। मतलब एक कंट्री के रेजिडेंट्स और के कंट्री में और बाकी सारे वर्ल्ड में, या फिर उसकी सरकार को जो भी चेंज करे। अब चलिए बात करते हैं कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं कैपिटल अकाउंट के। पहला कंपोनेंट्स होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है बोरोइंग लोन्स और चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं कैपिटल अकाउंट्स के। एक एक करके इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। पहला होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज़ टू सब कंपोनेंट्स। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई, इट रेफर्स टू दैट एसेट्स इन दैट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच अलाउस कंट्रोल ओवर द एसेट। मतलब जो आपको ये अलाउ करता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कि आप उसके एसेट्स पर कंट्रोल कर ले। जैसे परचेज ऑफ अ फर्म, मान लीजिए जैसे टाटा ने एक कंपनी को खरीदा है बाकी सारे देशों में। आफ्टर द परचेज ऑफ अ टाटा हैज़ फुल कंट्रोल ओवर द, मतलब उस पे सारा ये एक तरीके से है कि मान लो टाटा ने किसी अमेरिका में जाके एक कंपनी खरीद ली, इस पे पूरा कंट्रोल किसका होगा, टाटा का होगा। सो एक तरीके से ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में यानी ये कैपिटल अकाउंट में लिखा जाएगा। अब चलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फिर पोर्टफोलियो institutional investment, it is refers to the purchase of asset in asset of the world without having any control over that asset. Purchase of some shares from foreign company Tata, FDI and portfolio investment are non-debt creating capital transactions or portfolio investment by the non-residents in our country. So it's recalled plus items because it results in flow of a foreign exchange into our country. Whereas FDI or portfolio investment by the resident in the rest of the world recorded in negative item बिकॉज इट्स आउटफ्लो ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज। अब मैं बताता हूँ इन सारी चीज़ों में। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब ये, मान लो आपने किसी से उसके एसेट्स को खरीदे। जब आप किसी के कंपनी के एसेट्स को जब आप खरीदेंगे तो उसको हम नेगेटिव यानी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी इन सारी चीज़ों को हम डेबिट डेबिट की साइड लिखेंगे एक कैपिटल अकाउंट में। क्यों? क्योंकि जब आप उससे सर्विसेज खरीद रहे हो तो उसका आपको कंट्रोल तो उस पे हो नहीं रहा, सो आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ ये क्या करेगा, आउटफ्लो कर देगा फॉरेन एक्सचेंज का, जो कि इसको हम डेबिट अकाउंट में लिखेंगे। लेकिन जो एफडीआई है, आपने क्या किया है, अगर मान लीजिए आपने जैसे टाटा ने जगुआर लैंड रोवर को खरीद लिया, ये विदेश की कंपनी थी। सो ये एक तरीका का एफडीआई है। जब उसको आप पूरा कंट्रोल करते हो, वहाँ से जितने भी रिवेन्यू होगा वो आपके देश में आएगा। मतलब अगर अमेरिका की जगुआर कंपनी है, उसको जब टाटा ने खरीदा, तो वहाँ से जब अमेरिका में जितने भी जगुआर बिकेंगे, लैंड रोवर बिकेगी, उनसे जितना भी रिवेन्यू होगा वो टाटा के पास आएगा, और टाटा एक भारतीय कंपनी है। इस तरीके से इसको हम क्रेडिट आइटम में लिखेंगे। तो बढ़ते हैं अगली की तरफ। बोरोइंग लोन्स हैज़ अ टू कंपोनेंट्स। बोरोइंग लोन के भी टू कंपोनेंट्स होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कॉमर्शियल बोरोइंग, इट रेफर्स टू द बोरोइंग बाय अ कंट्री इंक्लूड गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम अ इंटरनेशनल मनी मार्केट। मतलब या तो भारत का, अगर भारत के प्रोस्पेक्टस से देखेंगे तो भारतीय सरकार या कोई प्राइवेट कंपनी जैसे टाटा और रिलायंस, ये सारी अगर इंटरनेशनल मार्केट से पैसा को बोरो करते हैं, सो इसको हम कॉमर्शियल बोरोइंग कहेंगे। दूसरा होता है बोरोइंग फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से कुछ पैसे बोरो किया जा रहा है। अब इसमें देखते हैं क्या क्या फर्क है इसमें। इट रेफर्स टू द बोरोइंग बाय अ कंट्री विद द कंसिडरेशन, it involves lower rate of interest as compared to market rate. As the borrowing are debt creating, capital transactions loan from the rest of the world are recorded as credit item plus item because it's inflow of a foreign exchange in our country, whereas loan to the rest of the world recorded as debit item because outflow of a foreign exchange for our country. पहला
चीज़ हम इन सारी चीज़ों को एक बार क्लियर तरीके से समझते हैं। पहली चीज़ क्या होती है, बोरोइंग फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट से यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ से जब आप पैसा लेते हो, तो इसका पीछे बस एक ही कारण होता है, क्यों? क्योंकि ये जो मार्केट रेट पे जो भी इंटरेस्ट मिल रहा होता है, उससे ये काफ़ी ज़्यादा कम होता है, इसलिए आप आईएमएफ से पैसा बोरो करते हो, पहली चीज़। जब आप किसी भी इंटरनेशनल मार्केट से पैसे को बोरो करके मतलब आप उससे लोन लेते हो आईएमएफ से, तो जब आप उससे लोन लोगे तो ये आपके पास अगर फ़ॉरेन मतलब उस आईएमएफ जो होगा वो आपको रुपए में तो देगा नहीं, वो आपको डॉलर में देगा। जब वो आपको डॉलर में पैसा देगा, सो वो भारत के पास पैसा आएगा, मतलब जैसे ही वो पैसा आएगा तो उसको हम सीधे प्लस आइटम में लिख देंगे, यानी वो क्रेडिट आइटम में लिखेंगे। जैसे ही आप किसी कंट्री को या फिर आईएमएफ को जब आप लोन दोगे, सो वो आपके पास क्या होगा, उसको भी आप दोगे तो डॉलर के टर्म में दोगे या फिर रुपये के टर्म में दोगे, मानते हैं, लेकिन ये आपके पास से क्या होगा, पैसा जाएगा, यानी आपकी कंट्री से पैसा जब जाएगा तो हम इसको किस में लिखेंगे, डेबिट आइटम में लिखेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, बस बैलेंस ऑफ पेमेंट के कैपिटल अकाउंट को हमको सिर्फ इस तरीके से प्रोस्पेक्ट से देखना है कि जितना भी पैसा आपके भारत में अगर आ रहा है, तो उसको हम सीधे माइनस आइटम यानी प्लस में लिखेंगे, यानी क्रेडिट आइटम में लिखेंगे। जैसे ही पैसा अगर जाएगा भारत से, चाहे वो लोन के टर्म पे, चाहे किसी भी तरीके से आप उसको दें, तो उसको हम सीधे डेबिट आइटम में लिख देंगे, क्योंकि पैसा आपके पास से जा रहा है। अब चलते हैं अगला, जो कि तीसरा कंपोनेंट था कैपिटल अकाउंट का, कि चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड ऑफिशियल रिजर्व। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये दो चीज़ों को कंसिस्ट करता है, रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज को भी और इसको भी। तो चलिए इसको पहले क्लियर करते हैं, एक एक करके आगे भी देखेंगे। चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड ऑफिशियल रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर फाइनेंशियली एसेट हेल्ड एंड रिसोर्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रखा जाता है, उसको अब्जॉर्ब करके, संभाल कर। फॉरेन करेंसी, अ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अफेक्ट द बैलेंस ऑफ पेमेंट। जैसे ही उसमें भी चेंज होगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को वो भी अफेक्ट करेगा। किस तरीके से, अब उसको देखते हैं। पहला, एनी विड्रॉन फ्रॉम द रिजर्व्स आर कंसीडर्ड एज डेबिट आइटम। कितना भी अगर आप फॉरेन एक्सचेंज से रिजर्व को विड्रॉ करोगे, निकालोगे, तो आपका डेबिट आइटम हुआ, क्योंकि पैसे को निकाल रहे हो, क्योंकि वो कम पड़ रहा है। मान लो आपने किसी कंट्री को लोन देना है, जब आप लोन दोगे तो आपके पास जो भी रिजर्व रखा हुआ है सेंट्रल बैंक में से, तो वहां से जब आप पैसे निकालोगे, पैसा निकल रहा है, वो पैसा जाएगा कहीं, तो इसको हम डेबिट आइटम में लिख देंगे। लेकिन जैसे ही नेट वैल्यू ऑफ द एसेट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोरोइंग एंड इट्स रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट, इसको हम कैपिटल अकाउंट के बैलेंस ऑफ पेमेंट में लिख देंगे। अब चलते हैं आगे। जैसे ही आप मान लो किसी को लोन दोगे, यानी लोन आपको किसी से लोगे, तो ये प्लस में आएगा, इसको हम डेबिट यानी इसको हम क्रेडिट आइटम में लिख देंगे। अब चलते हैं अगले तरीके से। फर्स्टली, अगर हम इसके प्रोस्पेक्टस को देखें, तो जो चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज में जो भी बदलाव होगा, हम इसको सीधे नेगेटिव में लिखेंगे। अब चलते हैं आगे, कि इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट में कब होता है। सो करंट अकाउंट का जो बैलेंस है, उसको प्लस कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को जब जोड़ के जब जीरो आ जाए, सो हम मानेंगे कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो इक्वल है, यानी वो इक्विलिब्रियम में है। दैट इज इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर इक्वल, सो दैट इज इक्विलिब्रियम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब डिस इक्विलिब्रियम कब होता है? Disequilibrium in balance of payment when current account of balance of payment is greater than capital account of balance of payment, तब भी होगा when capital account of balance of payment is greater than the करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, तब भी ये इक्विलिब्रियम में होगा। चलते हैं, बैलेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो। जब बैलेंस जो होगा वो आपके इक्वल नहीं होगा जीरो के, तब जाके आपका डिसइक्विलिब्रियम होगा। सरप्लस इन बीओपी हेयर, जब सरप्लस कब होगा, वेयर ऑटोनोमस रिसिप्ट आर इज मोर देन द ऑटोनोमस पेमेंट। जब आपका ऑटोनोमस रिसिप्ट यानी जब आप पैसा लोगे, ये ज़्यादा होगा ऑटोनोमस पेमेंट से, तब सरप्लस होगा। डेफिसिट कब होगा, वेयर ऑटोनोमस रिसिप्ट आर लेस देन द ऑटोनोमस पेमेंट। जब आपका ऑटोनोमस पेमेंट जो होगा वो कम होगा, जो ऑटोनोमस पेमेंट होगा वो ज़्यादा होगा ऑटोनोमस रिसिप्ट से। मतलब जब आप पैसा किसी को ज़्यादा पे करोगे, ज़्यादा दोगे, वो कम होगा जिसने आपसे पैसे, मतलब पैसे आप जिससे लोगे। सो ये डेफिसिट होगा। अब चलते हैं अगले पार्ट में, इसी का पार्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस ही होगा। इन दैट केस इट्स इम्बैलेंस, इट इज़ करेक्टेड थ्रू अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर बैलेंस नहीं होगा, तो इसको अकोमोडेटिव ट्रांजेक्शन के थ्रू बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम लोग इक्वल कर लेंगे। अब देखते हैं ये क्या है। विजिबल आइटम इट रिकॉर्ड ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज ये उसी का पार्ट है। सो यहाँ पे आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट खत्म हो गया। होप यू लव दिस वीडियो। ये गलती से आ गया, इसको आप इग्नोर करिएगा। सो यहाँ पे 20 मिनट में बैलेंस ऑफ पेमेंट खत्म हो गया। सो आप सभी को होप अच्छा लगा होगा। थोड़े से फंबल्स होंगे, थोड़ी सी दिक्कत होगी इसको पढ़ाने में, सो प्लीज़ इसको इग्नोर करके आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड कीप सपोर्टिंग। और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।